नई बहू की जादुई पहली रसोई। आईने के आगे बैठी रीना तैयार हो रही थी। इतने में उसकी माँ बबीता आकर वहां कहती है। रीना, कहाँ रह गई? तेरा साज श्रृंगार अब तक पूरा नहीं हुआ क्या? हो गई माँ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। भगवान तुझे हर बुरी बला से बचाए। मैंने चाय नाश्ता तैयार कर दिया है। कुछ ही देर में लड़के वाले आने वाले हैं। उनके नजर में ये पूरा पकवान तूने तैयार किया है। मगर माँ, पूरी पकवान तो दूर, मुझे तो एक प्याली चाय बनाना भी नहीं आता। तू बस अपनी चोंच मत चलाना। एक बार ब्याह हो जाए तो करछी चमचा चलाना खुद ब खुद आ जाएगा। थोड़ी ही देर में लड़के वाले वहां आ जाते हैं। रीना अपनी माँ के सिखाए शब्दों के कारण उन्हें चाय और पकवान परोसकर खामोश खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद रीना की होने वाली सास कमला कहती है। वाह, क्या बात है बहन जी। आपकी बेटी के हाथों में तो अन्नपूर्णा का बसेरा है। पूरी पकवान बनाने में तो उसने मेरी बड़ी बहू रजनी को भी पछाड़ दिया। मुझे ऐसी ही सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए थी। ये रिश्ता तो तय रहा। रीना की बड़ाई रजनी को रास नहीं आती और वो कुढ़ते हुए कहती है। ना जाने क्यों मुझे रीना को देखकर लग नहीं रहा ये रसोई घर में पैर भी रखती होगी। इतने स्वादिष्ट मीठे पकवान इसके बस की बात नहीं। इससे पहले कि रजनी किसी नतीजे पर पहुंचती, कमला वहां से चलने लगती है। समय बीतता है। शादी की तारीख पास आता देख बबीता अपनी बेटी को खाना बनाना सिखाने में जुट जाती है। फिर एक दिन थक हार कर बबीता अपनी बेटी पर झुंझला उठती है। रीना, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? पिछले 4 सप्ताह से तुम्हें चूल्हा चौका सिखा रही हूँ। बावजूद इसके तुम हर बार यही बेढंग खाना बना रही हो। कभी सब्जी नमक के मारे माहूर कर दे रही हो, तो कभी कच्ची पकी रोटियां पका रही हो। ये पकाओगी तुम पहली रसोई में? ऐसा खाना खिलाकर अपने मायके की खिल्ली उड़ा दोगी। अपनी माँ के कड़वे बोल सुनकर रीना रसोई घर से भागती दौड़ती आंसू से भरकर नंगे पांव दरवाजे के बाहर निकलकर एक सुनसान जगह जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी निगाहें औंधे मुंह पड़ी एक बीमार गाय की रेंकने पर जाती है। बा, बा। अरे, ये गाय तो बड़े दर्द बाधा में घिरी हुई है। प्यास के मारे इसकी दशा तो हिरनी के जैसी हो गई है। एकाएक रीना की नजर पेड़ के पास रखे घड़े पर जाती है। जैसे ही वो गाय को पानी पिलाकर सहलाती है, उस गाय के घाव गायब हो जाते हैं और गाय के कंठ से बड़े कर्कश के साथ शब्द फूट पड़ते हैं। घबराओ मत, मैं तारा हूँ। मैं एक जादुई जलजीवी गाय हूँ। अगर पल भर और मुझे पानी नहीं मिलता तो मेरी मृत्यु हो जाती। तुमने मुझ प्यासी को पानी पिलाया, इसका पुण्य अमृत से भी बढ़कर है। मांगो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ दिन में मेरी शादी है, बावजूद इसके मैं बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बना पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ भी माँ के जैसा नापा तुला हो जाए, ताकि बहू बनने के बाद मुझे सास के ताने बाने ना सुनने पड़े। ये सुनकर जादुई गाय अपनी शक्ति से घी से भरी एक छोटी गगरी उसे थमाते हुए कहती है। ये रखो रीना, इसमें जादुई घी है। जिस भी मिष्ठान या भंडार में तुम इसका प्रयोग करोगी, उस खाने का स्वाद 56 भोग से बढ़कर बन जाएगा। बस याद रहे कि ये जादुई घी से भरी गगरी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। जादुई घी की गगरी लेकर रीना अपने घर आ जाती है। 2 दिन बाद शादी का दिन दस्तक दे जाता है और रीना दुल्हन से कमला की बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आजा बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। अच्छा बहू, अब तू आराम कर ले। शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी। वैसे भी तुझे तड़के सवेरे उठना है, क्योंकि कल तेरी पहली रसोई है। इतने के बाद रीना अपने कमरे का रुख कर देती है। देखते ही देखते रात का अंधेरा मुर्गे की बांग के साथ बिहान में बदल जाता है। आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी से काम धाम खत्म कर लेती हूँ। कुछ ही देर बाद रीना की सास कमला रसोई में आकर कहती है। बहू, हमारे घर में पहली रसोई की परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। इसीलिए नई नवेली बहू को सबसे पहले कुछ मीठा बनाना होता है। इसीलिए तू हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। कमला के जाते ही रीना चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर जादुई घी डालकर हलवा बनाने लगती है। अगले ही पल हलवे की खुशबू घर के कोने कोने में फैल जाती है।
रीना सभी को हलवा परोसती है। तभी कमला बड़ी ललक के साथ कहती है, अरे वाह बहू, हलवे की रंगत तो बड़ी नायाब नजर आ रही है। अब तेरी सास के सब्र का बांध साथ छोड़ रहा है। झटपट से परोस दे। फिर सभी हलवा खाने लगते हैं और रजनी का पति रवि कहता है, सचमुच रीना, क्या उम्दा हलवा बनाया है तुमने, मन खुश हो गया। शुक्रिया जेठ जी। जानती है बहू, जब तेरी जेठानी नई नवेली बहू बनकर इस घर में आई थी तो पहली रसोई में उसने चूल्हे का चिथरा कर दिया था। कई बार के कोशिश के बाद कहीं जाकर हलवा बनाया था। उसने मेरे तो सोए भाग्य जाग गए। तुझ जैसी सर्वगुण संपन्न बहू पाकर अक्ल शक्ल से लेकर खाना बनाने में भी अव्वल है। रीना की बड़ाई सुनकर गुस्से से बौखलाकर रजनी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ जाती है। हाँ, इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि रीना हलवाई से भी बेहतरीन हलवा बनाती है। मगर पता नहीं, ये मुझे इसके हाथों का हुनर नहीं बल्कि कोई जादू जान पड़ता है। मुझे इसकी निगरानी करनी होगी। 2 दिन बाद कमला की सहेलियां रीना से मिलने आती हैं। रीना बहू, अरे ओ रीना बहू, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू, ये हमारी पड़ोसन है और मेरी सखी भी तुझे देखने आई है। अरे क्या बात है कमला, तेरी बहू देखने में तो बहुत सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं रमा काकी, रीना खाना भी बहुत लाजवाब बनाती है। अच्छा, तब तो हम गांव की औरतों को नई बहुरानी के हाथों का बना गाजर का हलवा खाना है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए हलवा बनाती हूँ। रीना झटपट से रसोई में आकर गाजर छीलकर हलवा बनाने लग जाती है। वहीं खिड़की से झांक रही रजनी नजर गड़ाए उसकी निगरानी में लग जाती है। शक्कर, चीनी, दूध, मेवे सब मिला दिए। अब जैसे ही इस गाजर के हलवे में इस गगरी की 1 चम्मच घी घुलेगी, इसके स्वाद में जैन पड़ जाएगी। रीना जैसे ही उस गाजर के हलवे में जादुई घी डालती है, उसकी रौनक और रंगत एकदम निखर जाती है, जिसके साथ हलवे की खुशबू रसोई से बाहर निकलकर चारों ओर बढ़ जाती है। अच्छा, तो मेरी नई नवेली देवरानी ने पहली रसोई में इस जादुई घी के चलते बड़ाई पाई थी। कोई बात नहीं, आज रात ये घी की गगरी मेरी हो जाएगी। फिर मैं बन जाऊंगी माँ जी की चहेती। रीना गर्मा गर्म हलवा सभी के बीच परोस देती है, जिसे खाकर रजनी बोलती है, अरे रीना, तुम्हारे पास कोई जादुई घी की गगरी है क्या, जिसका स्वाद उसमें समा गया हो? क्या हुआ, तुम्हारे चमकते चेहरे की रंगत फीकी क्यों पड़ गई, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? रजनी की बात सुनकर रीना खामोश हो जाती है। रात में जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं, तब रजनी दबे पांव रसोई में घुसकर उस घी की गगरी को चुरा लेती है, मगर वो गगरी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर टूटकर बिखर जाती है और आवाज सुनकर कमला और रीना वहां आ जाते हैं। भाभी, ये क्या किया आपने? मेरी जादुई घी की गगरी फोड़ दी। जादुई घी की गगरी? ये क्या बला है बहू? रीना रोते हुए कमला को सब कुछ बता देती है। तभी रजनी फूट डालते हुए कहती है, देखा माँ जी, रीना के हाथों में अन्नपूर्णा माँ का बसेरा नहीं था, बल्कि ये इस जादुई घी के कारण स्वादिष्ट खाना बनाकर सभी के मन में मिश्री की तरह घुल रही है। बस कर बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तेरी चिकनी चुपड़ी चाल समझती हूँ मैं। और रीना बहू, असल जादू गृहिणी के हथेलियों में होता है। अपने हाथों के हुनर पर भरोसा करके देख, तुझे किसी जादू की जरूरत नहीं होगी। सास के शब्द से रीना को खुद पर निश्चित तौर पर निर्भर होना सिखा दिया था। अब रीना में वो खाना बनाने की खूबी और खुमारी शामिल हो गई थी। उसने अपने हाथों के बने स्वादिष्ट खाने से सभी के दिल में घर बना लिया था। पूरा घर रंग बिरंगे लड़ियों से जुगनू के जैसे रोशन हो उठा था। कहीं हलवाई पकवान पका रहे थे, तो कहीं औरतें ब्याह के लोकगीत गा रही थी। वहीं दूसरी ओर वो सुहागन, जिसका नाम सुहानी था, अपने पति के सर पर सहरा सजा रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और उसे रोता देखकर राघव नर्म होकर कहता है, सुहानी, अब भी वक्त है, छोड़ दो अपनी हट, वरना एक साथ 3-3 जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारे सीने से नासूर की तरह टीस मार रही है। तुम्हारे आंसू इस बात का जीता जागता गवाह है। राघव, ऐसा कुछ नहीं है। वो
मेरे आंख में तिनका चला गया था। बारात दूल्हे का इंतजार कर रही है। जाइए। ऐसा बोलते हुए सुहानी के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। वो नम आंखों से राघव को दूसरी शादी के लिए विदाई देती है। अब जाइए राघव। राघव के जाते ही सुहानी कपकपाते कदमों से आगे बढ़कर अपने कमरे का फाटक बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। ये कैसी अग्नि परीक्षा ले रहा है भगवान तू। ये पहली बार है, ये पहली बार है जब कोई सुहागन अपनी इच्छा से सौतन ला रही है। एक सुहागन अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, मगर सुहाग और सिंदूर का बंटवारा नहीं कर पाती। मगर मैं मजबूर हूँ अपनी मांग का सिंदूर अपनी सौतन से बांटने को। क्या हूँ मैं, एक अभागन या सुहागन? आखिर क्यों सुहानी अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है? क्यों वो अपने ही फैसले पर सवाल खड़े कर रही है? क्या राघव के पुनर्विवाह के पीछे छिपा है एक पत्नी का प्यार, या छिपा है सास का षड्यंत्र? जानने के लिए कहानी के पिछले भाग के पन्नों को पलटना होगा। 2 साल पहले दुल्हन के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी सुहानी अपने हाथ पैर कचोट रही थी। तभी उसकी सास गौरा आरती उतारते हुए कहती है, बहू, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। सुहानी ससुराल की दहलीज के भीतर दस्तक देते हुए अपनी सास का आशीर्वाद लेती है। सदा सुहागन रह बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। चल बहू, तू भी शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई होगी, जाकर आराम कर ले। अरे राघव, बहू को कमरे में ले जा। राघव सुहानी के साथ अपने बेडरूम में आकर दरवाजा बंद कर देता है। अब बताइए मोहतरमा, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। राघव, मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक हो। क्यों? एक बड़े बिजनेस को बीवी के सामने रोमांटिक होने का हक नहीं है? हाँ? अच्छा सच मानो सुहानी, तुम मुझे पहली नजर से ही पसंद आ गई थी, क्योंकि तुम्हारी सादगी और सुलझे स्वभाव को देखकर मैंने मन बना लिया था कि तुम ही मेरी बीवी बनोगी। तुम्हारे साथ मैंने बहुत सारे सपने संजोए हैं। तो बताइए जनाब, क्या है आपके ड्रीम्स? बस सारी उम्र तुम्हारा साथ और प्यारे प्यारे बच्चे। राघव और सुहानी घंटों अपने अरमानों को एक दूसरे से साझा करते हुए शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। सुहानी ससुराल की बागडोर को बखूबी संभाल लेती है। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, अरे बहू देख, रात के 10 बजने को है। सुबह से रात तक एक पांव पर नाचती रहती है। जब देखो घर के झोल झमेले में उलझी रहती है। जा, राघव तेरी राह देख रहा होगा। यहाँ हाथ पांव चलाना छोड़ और जाकर अपने पति को लटके झटके दिखा, तभी तो इस घर में चिराग रोशन होगा। ये सुनकर सुहानी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वो कमरे में चली जाती है। समय की रफ्तार तेजी से बढ़ती जाती है। देखते ही देखते 6 माह 2 साल में बदल गए थे, जिसके साथ गौरा के बर्ताव में बदलाव उभरने लगा था। बहू, ओ बहू। जी कहिए माँ जी। एक बात तो बता, तेरे और राघव में मियाँ बीवी जैसा रिश्ता है भी या नहीं? 2 साल हो गए मगर अब तक तेरे पाँव भारी नहीं हुए। या तो तेरे लटके झटकों में कमी है, या फिर कहीं तेरी कोख तो सूनी नहीं। कल तू तैयार रहना, कल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गौरा के मुंह से निकला बांझ शब्द सुहानी के मन में उथल पुथल मचा रहा था। वो रात भर करवट बदलती रही और सुबह गौरा उसे लेकर अस्पताल आती है, जहां लेडी डॉक्टर उसके कई सारे जांच पड़ताल करती है। 2 घंटे बाद, मिसेस सुहानी भारद्वाज, आई एम सॉरी, मगर आप कभी मां नहीं बन सकती। अपने माथे पर लगा बांझ बहू का ठप्पा सुहानी को झकझोर कर रख देती है। उसके मन में अपने पति के अरमान टूटते दिखाई पड़ रहे थे। ये खबर राघव को पता चलती है। माँ, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे राघव, तेरी बीवी बांझ है। मैं मेरे घर के वंश को डूबने नहीं दूंगी। अब मैं बिना देरी किए तेरा दूसरा ब्याह कराऊंगी। जब सौतन इस बांझ के सीने पर कीला गाड़ेगी तो ये भाग जाएगी। माँ, चाहे मैं जिंदगी भर बेऔलाद क्यों न रहूं, मगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। राघव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है और गौरा अपनी बात सुहानी पर थोपते हुए कहती है, देख सुहानी, तेरे कोख को बांझ का दीमक लग चुका है।
अब तुझे अपनी सास के लिए अपने पति का पुनर्विवाह कराना होगा। सुहानी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसकी सहेली शनाया उससे मिलने आती है। कुछ देर बाद, सुहानी, रॉयल घर की बहू होने के बाद भी तू फीकी क्यों दिख रही है? सुहानी उसे अपनी परेशानी बताती है और कहती है, शनाया, मुझे गलत मत समझना, मगर तुम मेरे पति से शादी करके मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिटा सकती हो। सुहानी, जानती भी हो, राघव से शादी करके हम सहेली से सौतन बन जाएंगे। सुहानी की दोहरी दशा देखकर शनाया शादी के लिए हामी भर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में राघव शनाया के साथ घर आता है और सुहानी अपनी सौतन का स्वागत करते हुए कहती है, आओ शनाया, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सुहानी शनाया और राघव को सजे धजे कमरे में छोड़कर सिसियाते हुए सन्नाटे में आकर कहती है, मुझे माफ कर देना राघव, मगर इस घर की तन्हाई मिटाने के लिए आप दोनों को तन्हा छोड़ना मेरी मजबूरी थी। इस तरह शनाया और राघव के बीच संबंध स्थापित होता है। 1 सप्ताह बाद शनाया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। थैंक यू सो मच शनाया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। राघव ये जानकर झूम उठेंगे। शनाया को अकेला पाकर गौरा उसके मन में फूट डालते हुए कहती है, ज्यादा चमको मत बहुरानी, देखना जैसे ही ये बच्चा जनकर तुम अपनी सौतन को दोगी, वो तुम्हें मछली के कांटे की तरह निकाल फेंकेगी। बच्चा जनेगी तू और बांझ का कलंक मिटेगा मेरी बांझ बहू के माथे से। गौरा की मथाई भरी बातें शनाया के मन में घर कर जाती। वो इस बात को ना तो निगल पा रही थी और ना ही उगल पा रही थी। शनाया के सर पर अब सौतन की डाह सवार हो गई थी। वो सुहानी से खींची खींची सी रहने लगी। 9 महीने बाद शनाया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। लाओ शनाया, मुन्ने को मुझे दे दो। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। शनाया, शायद तुम भूल गई हो कि सुहानी ने इस बच्चे के लिए 9 माह की तपस्या की है। मगर ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी जननी हूँ। शनाया, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे राघव का बच्चा जन्म देकर मुझे दोगी। वो बेवकूफ शनाया थी जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात में बह गई थी। आज की हकीकत मेरा बच्चा मैं और राघव है। तुम बांझ की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर राघव गुस्से से चीख पड़ता है। शनाया, इस बच्चे के लिए ही सुहानी ने सौतन की डाह सही है। खुद को मेरी बीवी कहती हो ना तुम। सोचो उस पत्नी पर क्या बीती होगी जब उसने अपने हाथों अपने पति को सौतन से बांटना पड़ा होगा। और एक सुहागन के लिए अपने मांग का सिंदूर बांटना मौत के बराबर होता है। ये सुनकर शनाया की आंखों पर अपना किया हुआ वादा उभर आता है, जिसके साथ उसकी आंखें नम हो जाती हैं। आई एम सॉरी सुहानी, शायद मैं स्वार्थी हो गई थी। ये लो तुम्हारी अमानत, मैंने अपना फर्ज पूरा किया, अब मुझे चले जाना चाहिए। शुक्रिया शनाया, मगर असल मायने में तुम मुन्ने की माँ हो। तुमने 9 माह इसे अपने खून से सींचा है, साथ ही तुम मेरे साजन की सुहागन हो। इसीलिए अब हम सौतन नहीं, सहेली बनकर रहेंगे। इस तरह अंत में सुहानी और शनाया एक ही छत के नीचे सौतन होने के बावजूद भी सहेली बनकर रहने लगती है। कीर्ति की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी सास अंजना उसका गृह प्रवेश करती हैं। अरे वाह, क्या बहू है मेरी, एकदम चांद का टुकड़ा। गृह प्रवेश के बाद कीर्ति घर के अंदर आती है, जहां उसकी ननद कायरा उससे कहती है, अरे वाह भैया, भाभी तो आप बहुत खूबसूरत लेकर आए हो। आज की रात तो आपको मजे ही आ जाएंगे। ये सुनते ही कीर्ति अपनी ननद कायरा को धीरे से कहती है, अरे कायरा, तुम ऐसे सबके सामने क्यों कह रही हो? जरा देखो तो सही, यहाँ पर माँ जी और बाबूजी भी खड़े हैं। ओहो भाभी, इसमें शर्माने की क्या बात है? आज की रात आपकी सुहाग रात है, ये तो हम सभी जानते हैं। कायरा के ऐसा कहते ही कीर्ति का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। तभी उसका ससुर अपने बेटे से कहता है, अरे विक्की, पहले तो तुझे कोई एक्सपीरियंस होगा नहीं, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आकर टिप्स ले जाना। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपने एक शेर को पैदा किया है। अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर कीर्ति को समझ नहीं आता, जिसके बाद उसकी सास उसे विक्की के कमरे में ले जाती है और कहती है, अरे बहू देख, डरने की कोई बात नहीं है, ये ले दूध का गिलास। विक्की तो पहले से ही मजबूत है, इस दूध की जरूरत तुझे है, तू ये सारा दूध पी जाइयो।
जी माँ जी, मैं ये दूध पी लूंगी। दूध देकर अंजना अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद विक्की अपने कमरे में आता है और अपनी सुंदर और सुशील पत्नी को देखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। विक्की और कीर्ति कुछ देर बात करते हैं और उसके बाद विक्की कमरे की लाइट बंद करके आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, कीर्ति नींद से जागती है और उसे अपनी माँ के सिखाए हुए संस्कार याद आते हैं। देख बेटी, ससुराल में जाने के बाद सुबह स्नान करके सबसे पहले घर में पूजा पाठ करनी है और उसके बाद घर के सभी सदस्यों के पैर छूने हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक सुशील संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। अरे बेटी, मैंने तेरे अंदर इतने संस्कार डाले हैं कि कभी तेरी सास और तेरी नंद, यहाँ तक कि तेरे पति और तेरा ससुर भी तेरे इन संस्कारों को गिन नहीं पाएगा। अभी तो सब लोग सो रहे हैं, जल्दी से जाकर स्नान करके मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। कीर्ति नहा धोकर मंदिर की पूजा करने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। कीर्ति की आरती सुनकर घर के सभी सदस्य उठ जाते हैं। तभी कायरा नींद से जागते हुए कहती है, ओहो, ये सुबह सुबह अलार्म किसने लगा दिया? अरे कौन इतना संस्कारी है हमारे घर में जो इतनी सुबह भजन आरती गा रहा है? तभी कीर्ति के पास उसकी सास अंजना उबासी लेते हुए आती है और कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? तूने तो हम सभी की नींद खराब कर दी। अरे इतनी सुबह सुबह तुझे उठने की क्या जरूरत थी? जा जाकर सो जा। लेकिन माँ जी, एक बहू होने के नाते मुझे सुबह उठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। अरे बहू, तू तो सच में बहुत संस्कारी है। कीर्ति अपनी सास अंजना को प्रसाद देती है, जिसके बाद वह नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। कुछ ही देर में कीर्ति नाश्ता तैयार करके नाश्ते की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वह घर के सभी लोगों को नाश्ते के लिए बुलाती है। अरे इतनी सुबह सुबह होटल से खाना किसने मंगवाया है? अजी, आप ये कैसी बात कर रही हो? मेरे होते हुए इस घर में होटल से खाना क्यों आएगा? अरे वाह बहू, इतना स्वादिष्ट खाना तुमने अपने हाथों से बनाया है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता। चलो अच्छी बात है, तुम्हारी सास को तो रसोई की शक्ल देखे हुए भी एक सदी निकल गई होगी। अरे तो क्या करूं, मैं अपने बिजनेस में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती खाना बनाने की। वह सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी कायरा छोटे छोटे कपड़े पहनकर कीर्ति के सामने आती है। उसे देखते ही कीर्ति के हाथों से प्लेट छूटकर नीचे गिर जाती है। अरे कायरा, ये क्या, तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जरा बाबूजी का ख्याल तो रखो। हो भाभी, ये तो आजकल का फैशन है। मैं तो कहती हूँ आप भी अपने लिए थोड़े से मॉडर्न टाइप के कपड़े बनवा लो। अरे कायरा, इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम बाहर जाओगी? अरे बहू, इतनी प्यारी तो लग रही है मेरी बेटी। अरे बहू, अगर तुम्हें इसके जैसे कपड़े चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। मेरा दोस्त डिजाइनर है, उसी ने कायरा के कपड़े डिजाइन किए हैं। ये सब देखकर कीर्ति हैरान रह जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ ने तो मुझे बताया था कि मेरे ससुराल वाले बहुत संस्कारी हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। कीर्ति ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास अंजना विक्की से कहती है, अरे विक्की बेटा, मैंने तेरे हनीमून की टिकट बुक करवा दी है। ये ले, अब तू बहू के साथ पूरा एंजॉय करना अपना हनीमून। अरे वाह, कौन सी जगह बुक करी है इनके हनीमून की? अरे आप भूल कैसे सकते हो, जहाँ हमने अपना हनीमून बनाया था वहीं मैंने इनके हनीमून की टिकट बुक की है। इसका मतलब तुमने लंदन की टिकट बुक करवाई है। वैसे हमें अपने हनीमून पर बहुत मजे आए थे। क्यों ना हम इनके साथ अपना हनीमून दोबारा से मनाने चले? अरे हाँ, क्यों नहीं, आइडिया बुरा नहीं है। मुझे और कीर्ति को भी कंपनी मिल जाएगी। हे भगवान, जरा देखो तो, जरा भी शर्म नहीं है मेरे ससुराल वालों को, ऊपर से मेरे सास ससुर हैं। हे भगवान, मेरे ही सामने अपने नए हनीमून की बात कर रहे हैं। तभी वहाँ कायरा बोल पड़ती है, अरे जब आप सभी लोग जा रहे हो तो मुझे क्यों छोड़ रहे हो? मैं भी अपने बॉयफ्रेंड कुणाल को बुला लेती हूँ, इस बहाने हम भी वहाँ घूम आएंगे। अरे वाह, क्या बात है कायरा, तुम तो शादी से पहले ही अपना हनीमून बना लोगी। अरे फिर तो और भी मजा आएगा, ये तो फैमिली हनीमून हो जाएगा।
ये सब सुनने के बाद कीर्ति को कुछ समझ नहीं आता। वह अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, कैसी बेशर्म फैमिली है। इनके अंदर तो जरा भी संस्कार नाम की चीज नहीं है। ऐसे परिवार के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी। कीर्ति इतने खुले विचार वाले परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद सभी अपने अपने हनीमून की तैयारियों में लग जाते हैं। जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन सभी घूमने के लिए जा रहे होते हैं। कायरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ छोटे कपड़े पहनकर खड़ी होती है, तो वहीं उसकी सास भी छोटे कपड़े पहनकर अनुराग के साथ खड़ी होती है। तभी कीर्ति अपने कमरे से साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास और नंद को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आपने ये सब क्या पहना है? अरे कायरा तो चलो लड़की है, लेकिन आप तो मेरी सास हो और मेरे सामने आप ऐसे कपड़े पहनोगी? अरे बहू, तेरी सास मॉडर्न है और तुझे पता है ना कि आजकल इन कपड़ों का कितना फैशन चल रहा है। जरा देख तो सही, मेरे ऊपर कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, और तूने ये गवारों की तरह साड़ी क्यों पहनी है? जा तू भी इसे बदल कर कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले। हाँ कीर्ति, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आया हूँ। जाओ कमरे में जाकर उसे पहन कर आओ। अरे कैसे लोग हो आप? एक तो मैं इतनी संस्कारी हूँ और ऊपर से आप मुझे मेरे संस्कार भुलवा कर ऐसे कपड़े पहनने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मैं अपनी संस्कृति और अपने संस्कार को नहीं भूल सकती। आप लोगों को जैसे रहना है वैसे रहिए। ऐसा कहकर कीर्ति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही विक्की उसके कमरे में आता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर दो कीर्ति, हम कुछ ज्यादा ही खुले विचार वाले लोग हैं, इसलिए हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। चलो अब हमें देरी हो रही है। विक्की कीर्ति को मनाकर उसे बाहर ले आता है। जिसके बाद जैसे ही वह बाहर आती है, वह अपनी सास को एक साड़ी में और अपनी नंद को सूट में देखकर खुश हो जाती है। और तभी अंजना कहती है, अरे बहू, आज तेरे पढ़ाए पाठ ने हमें अच्छी सीख दी है। हम चाहे कितने भी खुले विचारों वाले क्यों ना हो, हमें अपनी संस्कृति और अपने संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। ये सब देखकर कीर्ति बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए चली जाती है। राखी और पाखी 8 साल की 2 गरीब बच्चियां थीं, जो कि ब्रिज नगरी में अपनी बीमार माँ दया के साथ रहती थी। पिता पहले ही नशे के कारण चल बसा था। जैसे तैसे दया ने अपनी दोनों बच्चियों को पाला, लेकिन कुछ महीने से वो भी खटिया पर पड़ गई। तभी भूख से व्याकुल होकर दोनों बहनें सड़क पर खाना ढूंढने के लिए भटकती हैं। पाकी, कितनी देर हो गई, हमें तो खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल सही बोली, हम लोगों से भीख मांगे या उनकी कार साफ करें तब भी वो हमें कुछ खाने को नहीं देते। काश हमारे जैसे गरीब का कोई मसीहा होता तो हमें 2 वक्त का खाना देता। तो चिंता मत कर पाकी, भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। अरे वो कितनी चमचमाती हुई सैंडल उस लड़की ने पहनी हुई है। हाँ पाकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा, चल उसके पीछे चलते हैं। दोनों बहनें उस लड़की की चमचमाती सैंडल के पीछे पीछे जाती हैं। तभी वो लड़कियां एक सुंदर से सैंडल के दुकान में चली जाती हैं, जहां अनेक तरह के रंग बिरंगी प्यारी प्यारी जूती सैंडल रखी हुई थी। ये सुहावना मंजर देखकर दोनों लड़कियों के पांव शीशे के बाहर ही थम जाते हैं और वो बाहर से ही उस लड़की को निहारने लगती हैं। ओफो, ये सैंडल तो मेरी पिंक ड्रेस से मैच ही नहीं कर रही। अंकल, आप कोई और जूती या सैंडल दिखाओ, मुझे और बहुत महंगी दिखाना। ठीक है बेटा, ये देखो, ये मेरी दुकान के सबसे ज्यादा महंगी और चमचमाती सैंडल है। एक हल्की गुलाबी है और एक नीले कलर की है। ओह नो अंकल, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, और अच्छे अच्छे सैंडल दिखाओ आप। राखी और पाखी की हम उम्र लड़की काव्या दुकान वाले से अनेक तरह के जूते चप्पल सैंडल निकलवाती है। ये देखकर दोनों बहनें कहती हैं, हे भगवान, राखी देख तो वो लड़की उस दुकान वाले से कितनी महंगी महंगी सैंडल निकलवा रही है, जबकि जो उसने पहनी है वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे पास वो भी होती ना तो हम तो उसे ही हर साल पहनते, पर ये और महंगी महंगी सैंडल ले रही है। हाँ पाकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हम पर एक होती तो हम वर्ष भर इसी में गुजारा करते, और हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि एक सैंडल भी ले पाए। काश हम भी वो सुंदर सुंदर सैंडल ले पाते, पर हमारे पास तो खाने के लिए ही कुछ नहीं है। अरे देख, उसकी मम्मी के पैर में भी बहुत मस्त सैंडल है। दोनों फिर शीशे से झांक कर उन्हें देखने लगती हैं। ओहो भाई साहब, आप ये सैंडल दिखा रहे हैं मेरी बेटी के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा चाहिए। ये समझ लीजिए आपकी दुकान की बेस्ट सैंडल। अरे ठीक है, मेरे पास एक बहुत सुंदर चमचमाती सैंडल है, जो कि एक महारानी ने मुझसे ऑर्डर देकर बनवाई थी, पर याद रहे वो लाख रुपए की है। पैसों की चिंता ना करें, मैं करोड़ों रुपए दे सकती हूँ।
आपको, लेकिन सैंडल बढ़िया दीजिए, मेरी बेटी को अमीरों की पार्टी में जाना है। ये सुनकर वो दुकान वाला उसके लिए हीरों से जड़ी हुई खूब सुंदर सैंडल लाता है, जिसे देखकर काव्या बोलती है, अरे वाह, ये सैंडल तो दुनिया की सबसे सुंदर सैंडल लग रही है। इसे पहनकर तो मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे चिढ़ेंगी और तारीफ करेंगी। मुझे ये दे दीजिए। सुनो भैया, ये सैंडल आप हमें दे दीजिए और ये लीजिए आपके लाखों रुपए। ऐसा कहकर माया अपनी बेटी को वो सुंदर सी सैंडल बनाकर ले जाती है। ये देखकर दोनों बहनें बोलती हैं, अरे बाकी इतने पैसे में तुम्हारा 2 दिन सालों का खर्चा चल जाता। इन आंटी ने अपनी बेटी को हीरे जैसी सैंडल दिला दी और यहाँ हम टूटी फूटी चप्पल में अपने पैर घिस रहे हैं। हाँ तू सही कहती है, चल यहाँ से। दोनों बहनें उस हीरे जैसी सैंडल पर टिप्पणी देते हुए चलती हैं कि पास में लगा एक बहुत पुराना पेड़ उनकी सैंडल को लेकर जो मनोदशा थी वो सुन लेती है, और उस पेड़ में से एक सुंदर सी परी निकल कर आती है और कहती है, ये मासूम बेबस बच्चियां जिनके मन में सैंडल पहनने का बहुत मलाल है, ना ही कुछ खाने को है और पैरों में भी टूटी चप्पल है। मैं इन बच्चों को ऐसे नहीं देख सकती। इन बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए अब मैं इस पेड़ को ही जादुई सैंडल का पेड़ बना दूंगी, जिससे यह लड़कियां जितनी मन चाहे उतनी तरह की नई नई सैंडल पहन पाएंगी। ये कहते ही वो परी पेड़ पर अपनी जादू की छड़ी घुमाती है, जिससे उस पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सैंडल आ जाती हैं, जिसके बाद में वापस उसी पेड़ में समा जाती है। उसके बाद दोनों मंदिर से प्रसाद लेकर 3 भाग करके माँ बेटी खा लेती हैं। रात होने पर निद्रा के समय उनके स्वप्न में वो जादुई पेड़ परी आकर कहती है, राखी, पाकी, मेरी दोनों बच्चियों, मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक पेड़ को जादुई सैंडल का पेड़ बनाया है। जितना मर्जी चाहो सैंडल को लेकर पहन सकती हो। तुम उस जादुई पेड़ से जितनी सैंडल निकालोगी उतनी ही खूबसूरत सैंडल वहाँ आती जाएंगी, कभी कम नहीं होंगी। तुम उससे दूसरों की मदद भी कर सकती हो। ये कहकर वो जादुई परी उनके स्वप्न से गायब हो जाती है और वो दोनों उठकर कहती हैं, राखी तुझे पता मेरे सपने में एक परी आई थी। अरे हाँ, मेरे सपने में भी आई थी, एक सफेद कपड़े पहनकर और जादुई सैंडल की बात कर रही थी। अरे वो पेड़ तो वही है जहाँ से कल हम गुजर रहे थे, चल वहाँ चलते हैं। अरे बच्चों, सुबह सुबह तुम कहाँ चल दी? माँ हम अभी आ रहे हैं, आप हमारा इंतजार करें। ये कहकर दोनों बच्चियां उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी सितारों से जड़ी सैंडल दिखाई देती हैं, और वो कहती है, राखी हमारा ये सपना तो सच हो गया और इनसे हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी जादुई सैंडल है, चलो चलो पहनते हैं। दोनों तभी लड़कियां उस जादुई सैंडल के पेड़ से सैंडल निकालती हैं कि और 2 नई सैंडल आ जाती हैं, और वो उन्हें पहनकर कहती है, अरे वाह, ये तो उस लड़की जैसी ही सुंदर सैंडल है, मजा आ गया। मुझे नहीं लगा था कि हम कभी ऐसी सैंडल पहन पाएंगे। तभी उनकी खूबसूरत सैंडल देखकर एक लड़की आकर कहती है, तुम दोनों के पैर में बहुत सुंदर सैंडल है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन सिर्फ 100 रुपए हैं। हाँ हाँ तुम ये सैंडल ले सकती हो, ये लो। मुझे सैंडल देने के लिए शुक्रिया। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है, तो तुम मेरे पार्टी में आ सकती हो। मैं उस पिज्जा हाउस के पास ही रहती हूँ। ठीक है, हम आ जाएंगे। सुनो, तुम्हारा जन्मदिन है ना, हमारी तरफ से मेरी सैंडल भी तुम ले जाओ, तुम्हें दोनों पसंद आई थी। ये कहकर शिवानी दोनों बहनों की सैंडल ले जाती है। तभी पाकी उन पैसों से कुछ खाने का खरीद कर फिर से 3 भाग करती है और अपनी माँ को खिला देती है। तो दया कहती है, बेटा ये खाना कहाँ से आया? माँ एक लंबी कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। ये कहते ही दोनों बेटियां अपनी माँ को जादुई सैंडल के पेड़ के बारे में सब कुछ बता देती हैं। और माँ हमने सोचा कि उन जादुई सैंडल को बेचकर हम पैसे कमाएं ताकि हमारा गुजारा भी चल जाए और वह खूबसूरत सैंडल और भी बच्चे पहन पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम दोनों मेहनत करके पैसे लाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस तरह से शाम को दोनों बहनें उस जादुई पेड़ से सैंडल तोड़कर पहन लेती हैं और उस लड़की की बर्थडे पार्टी में जाती हैं, जहां पूरी पार्टी में उन दोनों बहनों के ही सैंडल चमचमा रही थी। अरे वाह, तुम्हारी सैंडल तो बहुत अच्छी है, कहाँ से लाई हो? ये बहुत अच्छी जगह से आते हैं, हम इन्हें बेचते भी। अगर तुम्हें लेने हो तो खरीदने आ जाना। हाँ जरूर, मुझे हर ड्रेस की मैचिंग के सैंडल चाहिए तुमसे। इस तरह दोनों की पार्टी में सैंडल की वाहवाही होती है। अगले दिन से दोनों बहनें जादुई सैंडल के पेड़ से बहुत सारी सैंडल लाकर एक कपड़ा बिछाकर सजा देती हैं और दोनों सैंडल्स को बेचने लगती हैं। आइए आइए, इन सैंडलों को खरीद लीजिए, ये है बेहद सस्ती और टिकाऊ चमचमाती सैंडल। आइए आइए, शोरूम वाली सैंडल खरीद लीजिए। अरे तुम वही हो ना सैंडल वाली?
जरा मुझे ये तीनों सैंडल दे दो। ये लो, ले जाओ, 600 रुपए की है। ये लो पैसे, शुक्रिया। मम्मा मुझे ये सैंडल बहुत प्यारी लग रही है, मुझे दे दो ना। सुनो जरा, मुझे ये सैंडल दे दो, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये लीजिए। इस तरह से एक एक करके उन दोनों की सैंडल बिक जाती है, जिससे बहुत सारे पैसे आते हैं और उस जादुई पेड़ से और सैंडल निकलने पर नई खूबसूरत सैंडल आ जाती हैं। जब दोनों बहनें सैंडल बेच रही थीं, तो उन्हें अपनी जैसी ही मासूम लड़की सैंडल के लिए बेबस दिखाई देती है। फिर राखी 2 नीली कलर की सुंदर सैंडल ले जाकर कहती है, तुम्हें ये सैंडल चाहिए ना? ये लो, रख लो, दोनों तुम्हारी हैं। आपको कैसे पता कि मुझे सैंडल चाहिए? खैर, शुक्रिया इनके लिए। इस तरह से वो दोनों लड़कियां जादुई पेड़ की सैंडल बेच बेच कर अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर कर लेती हैं, जिससे धीरे धीरे उनकी माँ भी ठीक हो जाती है और उनका पक्का घर हो जाता है। साथ ही वो अपने जैसे गरीब लड़कियों को सैंडल बांटकर खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे बरसों बाद मैं अपने गांव धारावी लौटा हूँ। सही तौर से याद भी नहीं कि मेरा घर किस गलियारी चौबारे में है। घर का रास्ता पूछने के लिए वो एक दरवाजा खटखटाता है तो चुड़ैल खोलती है। कहो, किससे मिलना है? चुड़ैल को अपने सामने खड़ा देख जतिन स्तब्ध रह जाता है। तभी चुड़ैल की क्रूर सास कमला उसके बाल पकड़कर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बहू, तू मेरे चंगुल से भागने की ताक में है? चल चलकर बर्तन मांज, वरना तुझ चुड़ैल की चमड़ी उधेड़ दूंगी। इसी के साथ फाटक बंद हो जाता है और जतिन कहता है, ये धारावी गांव किस दौर से गुजर रहा है? एक जिंदा सास अपनी मुर्दा बहू पर पैतरे साध रही है। उस चुड़ैल बहू का सहमा स्वर उसकी क्रूर सास का खौफ साफ तौर से साझा कर रहा था। जतिन सारे रास्ते चुड़ैल बहू के बारे में ही सोचते विचारते घर पहुंचता है। अगली सुबह वो गांव के बुजुर्ग भीमा से पूछता है, अरे भीमा काका, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। मैं उन 5 चुड़ैलों के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर उनकी जीती जागती सास एक साथ 5 मृत बहू पर हुकूमत कैसे जता रही है? अरे उनकी कसाई सास कमला उन बेचारी चुड़ैल बहुओं की सौतेली सास है, जो उन पर हर एक दिन सैकड़ों सताब करती है। सांझ को सिर्फ एक पर ही उन चुड़ैल बहुओं के घर का मुख्य द्वार खुलता है। बस वहीं से हम गांव वालों ने उन चुड़ैल बहू की छवि को देखा है। जतिन अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, अरे सांझ की सुनहरी बेला हो चली है। अच्छा काका, चलता हूँ। जतिन भागता हुआ उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। अगर इस कसाई औरत ने मुझे देख लिया तो दरवाजा बंद हो जाएगा। जतिन एक ओट में छिपकर कमला की करतूत देखने लगता है। कमला एक कांटेदार डंडा लिए अपनी 5 चुड़ैल बहू को धमकाती है। अरे ओ मेरी बेला की बला बहू, एक एक बर्तन चमकता नजर आना चाहिए, वरना जी सासू माँ, चिंता मत कीजिए। कमला चिंता नहीं करती, बल्कि चिताओं पर भी राज करती है। सावरी कप कपाते कदमों से अपनी सौतेली सास के पास आकर कहती है, सासू माँ, आपकी बनारसी साड़ी 2 दिए, देख लीजिए। कमला जानबूझकर सावरी के कामों में कमी निकालकर कहती है, अरे ओ मेरी चांडाल चुड़ैल बकलौल बहू, ऐसे धुलती है साड़ी क्या? कपड़े कैसे धुलते हैं, अब तुझे ही अपनी सास की धुलाई से समझ में आएगा। सौतेली सास कसाईयों की नाई सावरी को चाबुक से मारती है। दर्द से छटपटाती चुड़ैल की आंखों से खून की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। आज इस चाबुक से मार मार कर तुम चुड़ैल बहू की बोटी बोटी अलग करके रख दूंगी। एक काम ढंग से नहीं होता। कमला का क्रूर अत्याचार देखकर बची हुई बाकी चुड़ैल बहू सावरी को बचाने दौड़ती हैं। सासू माँ, जेठानी जी को छोड़ दीजिए, हम उन्हें समझा बुझा देंगे। बड़ा याराना लगता है तुम 5 चुड़ैल बहुओं के बीच। अब ये सौतेली सास तुम 5 को एक साथ सूतेगी, बड़ा मजा आएगा। क्रूर सौतेली सास कमला एकाएक 5 चुड़ैल बहुओं को बेहद बुरे तौर से मारती है। तभी फाटक बंद हो जाता है। अरे ये सास है या कसाई? अरे इतनी बुरी तरह से तो कोई जानवरों को भी नहीं पीटता जिस तरीके से ये अपनी चुड़ैल बहुओं को पीट रही है। इन चुड़ैल ने मुझे असमंजस कर दिया है। आखिर ये 5 चुपचाप से ये सब कुछ क्यों सहन कर रही हैं? रात का अंधेरा घिर आने पर जतिन अपने घर लौट आया है। सन्नाटा छाने के बाद सारी रात उन 5 चुड़ैल बहुओं की चीखें पूरे धारावी के हवा के साथ
सारी रात गूंजती रहती हैं। प्रत्येक सांझ जतिन उस ओट में छिपकर सौतेली सास का चुड़ैल बहुओं के साथ बुरा बर्ताव देखा करता। फिर एक सांझ कमला चुड़ैल बहुओं को धमकाते हुए कहती है, अरे मेरी पांचों कामचोर चुड़ैल बहुओं, ये झोला उठाओ और बाजार से जाकर साग सब्जियां ले आओ। अगर रास्ते में रुक कर किसी से बातचीत करने की कोशिश की तो तुम्हारी इस आत्मा को सीधे परमात्मा के पास पहुंचा दूंगी। जी सासू माँ। पांचों चुड़ैल बहुएं एक साथ बाजार की ओर बढ़ने लगती हैं। तभी जतिन उन्हें बाजार के सुनसान मोड़ की राह में घेर कर पूछता है, अरे जरा ठहरो, मैं अक्सर छिपकर तुम पांचों चुड़ैलों को साथ तुम्हारी सास का बुरा बर्ताव देखता हूँ। मैं बस ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि तुम पांचों चुड़ैल होने के बावजूद भी ये जाति क्यों सहन कर रही हो? अरे ओ नादान लड़के, हम चुड़ैलों का रास्ता छोड़ दे। अगर हमारी सौतेली सास ने तुझे हमारे इर्द गिर्द भटकता देख लिया तो बाकी दिनों में बजाय सैकड़ों गुना ज्यादा सताव सहना होगा हमें। अरे फिक्र मत करो, मैंने अपने एक साथी को तुम्हारी सास के पास छोड़ रखा है। वो तुम्हारी सास को बातों में उलझाए रखेगा। मैं तुम चुड़ैल की मदद करना चाहता हूँ, तुम मुझसे अपना सुख दुख साझा कर सकती हो। कमला देवी हमारी सौतेली सास है। तकरीबन 12 बरस पहले हम पांचों सैकड़ों अरमान सजाए बहू बनकर इस घर में आई थी। मगर पहले दिन से ही हमारी सौतेली सास ने हमारे संग से दूरियां साध ली। वो हमें खूब कड़ी खोटी सुनाया करती थी। समय गुजरता गया। एक रोज जब हम बहू अपने पति के साथ बड़े बस में सवार होकर सैर के लिए जा रही थी, दुर्घटना में हम सभी मारे गए। माँ जी को छोड़कर उस समय भी हमारी सौतेली सास ने अपना स्वार्थ साधा। उसने हमारे पतियों का दाह संस्कार तो कर दिया, मगर हम पांचों की अस्थियां विसर्जित नहीं की। इसी कारणवश हम पांचों चुड़ैल बनकर उसके चंगुल में फंसी हुई हैं। हम पांचों चुड़ैलों ने भरसक कोशिशें कर ली, मगर हमारी अस्थियां हमें कहीं नहीं मिली। अरे फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं तुम पांचों चुड़ैल की अस्थियों को खोज निकालूंगा। पांचों चुड़ैल बहुएं अपनी सौतेली सास के खौफ से आंधी तूफान में तब्दील होकर बाजार से सब्जियां लेकर घर लौटती हैं, जहां कमला आंगन के बीचों बीच कुर्सियां लगाकर बैठी होती है। इतनी देर कैसे हुई? कहाँ थी तुम पांचों चुड़ैल? कहीं भी नहीं। हम पांचों तो बाजार से सीधा घर ही आई हैं। तो फिर तेरी जुबान क्यों थरथरा रही है? कहीं तुम चुड़ैल मुझसे चालाकी तो नहीं कर रही? गुस्से में बौखलाकर कमला बेचारी चुड़ैल बहुओं के बाल काटकर आग में झोंक देती है, जिसे उन्हें बहुत तकलीफ होती है। ये क्या किया आपने सासू माँ? आवाज नीची। आज तो सिर्फ तुम्हारे बालों की बलि दी है। अगर तुम चुड़ैलों ने दोबारा कोई चालाकी की तो अगली बार बाल की बजाय तुम्हारी खाल की बलि चढ़ाऊंगी। पांचों चुड़ैल बिलख बिलख कर रोती हैं। गांव में सन्नाटा छाने के बाद जतिन दीवार फांदकर चुड़ैलों के घर में घुसता है। तभी आधी रात दबे पांव कमला आंगन में लगी तुलसी की मिट्टी हटाकर 5 मिट्टी के मटके निकाल कर कहती है, मेरी चुड़ैल बहुओं को कभी कानों कान खबर नहीं होगी कि उनकी अस्थियां इस तुलसी की मिट्टी में दफन है। भरसक कोशिश करने के बाद भी वो यहाँ पहुँचने से पहले ही भस्म हो जाएंगी। कमला के जाने के बाद जतिन चुड़ैल की अस्थियों को निकालकर उसको लेकर चुड़ैल के पास आता है। अरे देखो, मैंने तुम पांचों की अस्थियां खोज ली। अरे बरसों बाद हमें मुक्ति मिलेगी, इसे ले जाकर गंगा में बहा दो। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सौतेली सास को एक बार सबक सिखाओ। जब 5 उंगलियां एक मुट्ठी में बदल जाती हैं तो उसे खोलना बड़ा कठिन होता है। पांचों चुड़ैल सो रही सौतेली सास के पास आकर अपनी असीमित शक्ति से उसे हवा में उड़ाती है कि कमला नींद से जाग जाती है। अरे मेरी मंदबुद्धि चुड़ैल बहू, क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो, वरना क्या सौतेली सासू माँ? वरना तुम पांचों बहुओं की अस्थियां गंगा की बजाय शौचालय में बहा दूंगी। ये सुनकर बौखलाई बेला चुड़ैल कमला की गर्दन धर दबोच कर कहती है, बढ़िया, तूने मुझे बला कहा था ना, आज ये बला अपनी कला से तेरी काया पलट कर देगी। बेला उसे ताबड़तोड़ तमाचे मारती है, जिसके बाद पांचों बहुएं बारी बारी उससे सताती है। अरे बहुओं, अपनी सौतेली सास को बख्श दो। क्यों हमारी सौतेली सासू माँ अपनी बारी में चढ़ भर भी ना सहा गया? याद है, ऐसे सैकड़ों सतब हम बहू ने हर एक दिन सहे हैं।
फिर किसी की दुखती रग को अपनी ढाल मत बनाना। मैं वादा करती हूँ फिर कभी किसी को नहीं सताऊंगी। पांचों चुड़ैल बहुएं कमला को छोड़कर जतिन के पीछे पीछे साथ गंगा घाट पहुंचती हैं। जैसे ही उनकी अस्थियां पानी में बहती हैं, चुड़ैल बहुएं सदा के लिए संसार को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाती हैं।